नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारी टीम बीएचयू वर्ल्ड ने आप सभी से वादा किया था कि हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख से पूरे हो जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2019 में जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको मैं डिस्कस कराऊंगा। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इवन एक्सपेक्टेड हैं आगे के एग्जाम्स में, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस पेपर है वो आप बीएचयू के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बीएचयू वर्ल्ड के द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही है उस पर भी एडमिशन जारी है। आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहां पर लिंक दिया हुआ है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2019 में जो बीएचयू एलएलबी में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज का वीडियो। देखिए मेरे पास सेट नंबर 1 है और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहले आप अपने साथ क्वेश्चन पेपर को रखिएगा। देखिए इसमें यह पूछा है कि निम्न उच्च न्यायालयों में से किसने देश में सर्वप्रथम ग्रीन बेंच की स्थापना की। देखिए पहले हम जानेंगे ग्रीन बेंच है क्या, और 2-3 चीज और इंपॉर्टेंट है, ग्रीन जज और ग्रीन एडवोकेट। देखिए ग्रीन बेंच है क्या एक्चुअली में, इन्वायरमेंटल के जो केसेस होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के केसेस हैं उसको इमीडिएटली डिस्पोजल करने के लिए, बहुत जल्दी उसका डिसीजन आने के लिए, ताकि इन्वायरमेंटल से जो इश्यूज हैं उसको जल्दी जल्दी सोल्व किया जाए, इसके लिए ग्रीन बेंच की स्थापना की गई थी। आप एक और टर्म है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखिए हुआ क्या था कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज थे उसको सोल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने है बहुत सारे हाई कोर्ट को वेरियस डायरेक्शन इशू किया कि आप जो है अलग से जो है ग्रीन बेंच की स्थापना कीजिए। उसमें क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू होंगे स्पेशली उसके वहां सुनवाई की जाएगी। तो उसके लेकर ग्रीन बेंच बनाने के लिए जो है डिफरेंट हाई कोर्ट को जो है डायरेक्शन इशू किया गया था। तो सबसे पहले जो कोलकाता हाई कोर्ट ने जो ग्रीन बेंच की पहले स्थापना की थी। अब देखिए दो चीज से और आप जान लीजिए, एक तो हो गया कि हमारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 48A। देखिए आर्टिकल 21 जो है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टीज, नो वन पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो राइट टू लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, ये क्या है आपका पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टीज है, ये आपका फंडामेंटल राइट में दिया गया। ठीक, आर्टिकल 41A पढ़िए तो ये जो डीपीएसपी में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो इसमें क्या है कि स्टेट के ऊपर जो है लायबिलिटी इंपोज की गई है कि आप जो है जंगलों को लेकर, जो जंगली जीव को लेकर, इन्वायरमेंट्स के इश्यूज को लेकर आप लॉ बना सकते हैं। तो खासकर इसको प्रोटेक्शंस को लेकर जो है वो यहाँ पे ग्रीन बेंच की स्थापना की गई थी। अच्छा एक चीज और आता है ग्रीन एडवोकेट्स। ग्रीन एडवोकेट्स क्या है? देखिए ग्रीन एडवोकेट जो है एमसी मेहता को कहा जाता है। अब क्यों कहा था इसके पीछे रीजन, देखिए एमसी मेहता क्या है कि एक मतलब वेल नॉन एडवोकेट्स माने जाते हैं। जैसे आप अगर आप एमसी मेहता के देखें तो बहुत सारे केसेस आपको पढ़ने के मिलेंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अध्ययन करते हैं, लॉ फॉर टॉर्ट्स का अध्ययन करेंगे या आप इन्वायरमेंटल लॉ का अध्ययन करेंगे तो खासकर एमसी मेहता के बहुत सारे केस मिलेंगे। जैसे इंडिया में 1987 में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल ले डाउन हुआ तो उन जो पीआईएल जो फाइल किए थे उन्हें एमसी मेहता साहब ने फाइल किया था। तो एमसी मेहता साहब ने क्या किया था कि जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू है उसको बार बार जो है कोर्ट में ले गए पीआईएल के थ्रू, और जो है उस पर बहुत सारे वेरियस डिसीजन दिए गए उनको, तो इसलिए हम उनको ग्रीन एडवोकेट्स बोलते हैं। एक है ग्रीन जज। ये क्वेश्चंस क्लैट में ही पूछा गया, डीयू में पूछा गया कि किनको ग्रीन जज कहा जाता है। तो जस्टिस कुलदीप सिंह को ग्रीन जज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जस्टिस कुलदीप सिंह है, इन्होंने बहुत सारे वेरियस जो है एक बड़ा अच्छा डिसीजन इन्होंने दिया है। तो जस्टिस कुलदीप सिंह को इसलिए हम लोग ग्रीन जज बोलते हैं। अच्छा एक होता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? देखिए जैसे हमने कहा कि ग्रीन बेंच क्या है कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में डायरेक्शन दिया गया कि आप ग्रीन बेंच की स्थापना करें। मतलब हाई कोर्ट जो है वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू है उसका अलग से जो है निपटारा करेगी। उसी प्रकार जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई और ये 2010 में किया गया। इसका भी पर्पस वही था कि जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू है उसको जो है डिस्पोज किया जाए, इमीडिएटली डिस्पोज किया जाए। तो इसको लेकर जो है एनजीटी की स्थापना की गई। अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कि अभी करेंटली जो है वो चेयरपर्सन कौन है। तो अभी करेंटली चेयरपर्सन जो है वो आदर्श कुमार गोयल है एनजीटी के।
तो ये हो गया इससे रिलेटेड कंसेप्ट। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में आइए, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऑफ लॉ एंड लाइफ के राइटर कौन है? तो देखिए जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर साहब इसके राइटर हैं। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर बड़े फेमस जस्टिस माने थे, खासकर सिविल मामलों को लेकर बड़ा इनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहा है। तो जस्टिस वी कृष्णा अय्यर साहब ने किताब लिखी है ऑफ लॉ एंड लाइफ। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, सेट नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूं। इसमें पूछा है कि भारत में आतंक निरोधी प्रथम जो है कानून कौन था? तो पहला कानून जो है आतंक जो बोलते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट पहला हमारा लॉ बना था तो वो था टाडा। फिर अगला पूछा ILI क्या है? ये जो ILI कहाँ है एस्टैब्लिश्ड है, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। तो ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बगल से कुछ दूरी पे ये जो है ILI जिसको बोलते हैं भारतीय विधि संस्थान, ये स्थापित है। इसका ये आगे है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखिए एक है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको हम लोग नालसा बोलते हैं, एक होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसके साथ आप जान लीजिए हमारा आर्टिकल 39A जो कि DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जो राज्य की नीति निर्देशकता था उसमें दिया गया है। देखिए 39A का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें ये लिखा गया है जो हम लोग फ्री जस्टिस की बात करते हैं, निःशुल्क विधि सहायता की बात करते हैं कि लोगों को फ्री जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो जो लोग या स्टेट के ऊपर एक लाइबिलिटी इंपोज की गई है, क्योंकि DPSP को क्या है इन्फोर्सेबल नहीं है, तो क्या है एक नॉन जस्टिसेबल है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज की गई है कि जो व्यक्ति गरीब है, वंचित है, उनको जो है फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड किया जाए। जैसे आप कोर्ट जहाँ स्कूल देखते हैं, लॉ स्कूल देखते हैं, जैसे हमारा BHU का लॉ स्कूल है तो यहाँ पे भी लीगल एड क्लिनिक चलता है। डिफरेंट जितने भी लॉ स्कूल से वहाँ पे लीगल एड्स का क्लिनिक चलता है। तो क्या है कि स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज की गई है। कोर्ट में क्या होता है कि पैनल में कुछ लॉयर्स होते हैं जो कि फी या तो बहुत कम फी में केस लड़ते हैं व्यक्ति का, या तो फिर आया फ्री में भी केस लड़ते हैं। तो 39A में इसका प्रोविजन दिया गया। इसी के अंतर्गत आता है लीगल एड सर्विस अथॉरिटी। तो लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के जो स्थापना एस्टैब्लिशमेंट है इसी के आधार पे की गई। तो लीगल एड सर्विस अथॉरिटी की स्थापना जो है 1987 में हुई थी। और जो नालसा है जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड देखिए नेशनल आगे जो है ऐड हो गया है। तो इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। अच्छा एक चीज और इससे हम बताएंगे नालसा से, जो ट्रांसजेंडर जो थे उनके अधिकार को लेकर बड़ा ही फेमस हुआ था नालसा ने ही जो है रीट फाइल किया था, और ट्रांसजेंडर जो है उनके राइट्स को जो रिकॉग्नाइज किया गया था। तो नालसा का इसलिए भी बड़ा फेमस हुआ था। और हम आगे आते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया। ये पूछा है कि भारतीय संविधान में संप्रभुता किसके पास है? तो पीपुल ऑफ द इंडिया। हम लोग क्या बोलते हैं? बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो किसमें निहित करती है? भारत की जनता में निहित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव किसके द्वारा होता है? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो जब फर्स्ट सिटिंग होता है लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और नया जब बैठती है बैठक में, तो पहली बैठक में ही जो उनके सदस्य होते हैं वही उनमें से जो है लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायर की एज जो है 62 ईयर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर है। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा। अब अगला ये क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? जब किसी व्यक्ति को अपराधीकृत करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो वार्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? देखिए वार्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। वार्डन ऑफ प्रूफ हिंदी में बोलते हैं सबूत का भार। देखिए एविडेंस जो साक्ष्य विधि का अध्ययन करते हैं, तो साक्ष्य विधि का एक सिद्धांत है कि वार्डन ऑफ प्रूफ जो है उसी पर होगा जो किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व, मतलब किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को असर्ट करता हो, अनुसमर्थित करता हो। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये फैक्ट जो एग्जिस्टेंस है, तो वार्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होगा। हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये फैक्ट है, तो जो फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या अनअस्तित्व को अनुसमर्थित करता है, वार्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है। अब हम आते हैं क्रिमिनल मामलों में वार्डन ऑफ प्रूफ। चूंकि ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आप दोषारोपण कर रहे हैं, एक्यूजेशन कर रहे हैं, उस पर अपराध अभियोजित कर रहे हैं कि आपने अपराध किया है, तो वार्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? देखिए क्या होता है कि अगर आप केस देखें, सपोज कीजिए कि हम मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता है, ठीक,
मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता, हमने जो है अगर बीएचयू के काशी विश्वनाथ मंदिर जो वीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सपोज कीजिए कि हमने कुछ चोरी कर लिया, ठीक, सपोज कीजिए कि हमने कुछ चोरी किया, मेरे ऊपर थेफ्ट के अंतर्गत मुकदमा लाया गया धारा 379 में, ठीक। तो अब केस जो होगा वो देखिए इसमें कैसे कुछ, देखिए क्रिमिनल मामला में दो पार्टीज होते हैं, एक तो स्टेट होता है, दूसरा क्या होता है अक्यूज पर्सन होता है, ठीक। तो यहां पे ऐसे होगा जैसे मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी होगा। तो क्रिमिनल मामला में क्या होता है कि एक पक्षकार जो होता है राज्य होता क्या है कि ये माना जाता है कि अपराध जो होता है वो सोसाइटी का अगेंस्ट होता है, राज्य के विरुद्ध होता है, क्योंकि सोसाइटी ही जो है स्टेट को रिप्रेजेंट्स करती है। तो क्या होगा कि अब एक क्रिमिनल मामला में एक और बड़ा फेमस प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जिसको हम बोलते हैं निर्दोषिता की अवधारणा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया, अपराध के लिए कोई अपराध का एक्यूजेशन लगाया गया, आरोप लगाया गया, दोषारोपण किया गया, तो स्टेट की ड्यूटीज होती है कि स्टेट प्रूफ करेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे ऊपर यहां पर लगाया गया कि अनुराग कुमार गुप्ता आपने बीएचयू के अंतर्गत जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, बिरला मंदिर है, उसमें से आपने कुछ चोरी किया है, ठीक। तो स्टेट प्रूफ करेगी कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता घटना के दिन उस पार्टिकुलर टाइम पर उस जगह पर मौजूद थे और उन्होंने समथिंग मटेरियल्स की चोरी की। तो यहां पे क्या होता है कि जो कोर्ट के सामने जब मामला जाएगा, क्योंकि एक पक्षकार क्या होते हैं कि एक पक्षकार राज होता है, दूसरा अक्यूज्ड हम होते हैं, तो यहां पे क्या होगा कि कोर्ट हमको मानेगी कि आप निर्दोष हैं, अनुराग कुमार गुप्ता ने कोई अपराध नहीं किया है। जनरली यही प्राइमा फेसी यही मानेगी अनटिल या अनलेस, जब तक स्टेट, जिसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, स्टेट क्या है प्रोसिक्यूशन, क्या होता है कि जब मामला कोर्ट में आता है तो एक होता है कि डिफेंस लॉयर होता है, जैसे जो हमारे वकील है, जो अक्यूज्ड की तरफ से वकील होते हैं वो डिफेंस लॉयर होते हैं। दूसरा क्या होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या जिसको हम सरकारी वकील बोलते हैं, अभियोजन प्राधिकारी बोलते हैं, वो क्या होते हैं स्टेट के वकील होते हैं। वो मेरे अगेंस्ट एलिगेशन को लगाएंगे कि आपने मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने चोरी किया है। मेरे जो डिफेंस वाले लॉयर होंगे वो हमको बचाव करेंगे, जो भी समथिंग डिफेंस वो बचाव लेंगे। तो क्या होता है कि कोर्ट के सामने क्या होता है प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। कोर्ट ये मानेंगे कि अनुराग कुमार गुप्ता ने अपराध नहीं कारित किया है, जब तक प्रोसिक्यूशन प्रूफ ना कर दे। प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि वो प्रूफ करे कि हाँ, जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि अनुराग कुमार गुप्ता ने चोरी किया, थेफ्ट किया, तो ये किसी फैक्ट के अस्तित्व के बारे में बोल रहे हैं, मतलब अनुराग कुमार गुप्ता ने चोरी किया, इट इज अ फैक्ट, ये क्या तथ्य अस्तित्व में है। तो अगर स्टेट इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर रही है, इस तथ्य के अस्तित्व का अनुसमर्थित कर रही है, तो स्टेट के ऊपर लायबिलिटी होता है कि वो जो है प्रूफ करेगी कि हाँ मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने चोरी किया है। तो क्रिमिनल मामले में क्या होता है कि वर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है जनरली क्या होता है स्टेट के ऊपर होता है, मतलब प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि जब पक्षकार जब अपने द्वारा बुलाए गए गवाह से परीक्षा करता है तो उसे क्या वो कौन सा परीक्षा होती है। देखिए जनरली 3 तरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं, को बोलते हैं हम लोग चीफ एग्जामिनेशन, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और एक होता है री एग्जामिनेशन। देखिए चीफ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, सो जैसे मान लीजिए कि मेरे ऊपर जो है एक्यूजेशन लगा कि आपने जो है वो चोरी किया है, ठीक। तो जब हम कोर्ट में मेरा मामला चलेगा तो मेरा भी जो है लॉयर आएगा, जिसको हम लोग डिफेंस लॉयर बोलते हैं, बचाव पक्ष बोलते हैं। दूसरा जो है वो प्रोसिक्यूशन के वकील होंगे, जो सरकारी वकील होते हैं, एपीओज होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो सपोज कीजिए कि मेरे तरफ से कुछ लोग गवाह में गए हैं या हमको कोर्ट के कचहरी के कटघरे में खड़ा किया गया और मेरा एडवोकेट हमसे सवाल पूछकर फैक्ट को बताता है, तो ये क्या होता है चीफ एग्जामिनेशन होता है। चीफ एग्जामिनेशन मतलब जो पक्षकार होगा, जिस पार्टी होगा, उस तरफ के वकील जो है उस पक्ष की दलील रखेगा कोर्ट के सामने, उसको बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। जैसे हमने कहा कि हमारे तरफ से कोई गवाह पेश हुआ है हमारे बचाव के लिए, तो जब कोर्ट में क्या हुआ कि जब हमारा वकील मतलब डिफेंस लॉयर, हम अक्यूज्ड है, तो मेरा डिफेंस लॉयर जो है हमारे गवाह की चीजों को, गवाह से क्वेश्चन पूछेगा और वो कोर्ट के सामने बताएगा उस चीजों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। क्रॉस में अपोजिट हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे ऊपर जो है एलिगेशन लगा हुआ है, ठीक। तो जो डिफेंस लॉयर मतलब सॉरी जो प्रोसिक्यूशन होगा, मतलब जो स्टेट की वकील होगी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो हमसे सवाल पूछेगा, मतलब मेरा वकील नहीं, मेरे अपोजिट साइड का वकील। जब अपोजिट साइड का वकील हमसे कुछ सवाल पूछेगा और वो एग्जामिन्स करेगा हमारी चीजों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन।
तो कोर्ट में जनरली दो प्रकार के, दो ही होता है, तीसरा भी होता है, री एग्जामिनेशन भी होता है, बट वो कोर्ट के परमिशन के बाद होता है, लेकिन जनरली दो हमेशा होता है। एक होता है चीफ एग्जामिनेशन, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो चीफ मतलब क्या हुआ कि जहां उसी का मतलब उसी पार्टीज का वकील उसी व्यक्ति का जो एग्जामिन करता है, तो चीफ एग्जामिनेशन होता है। जहां अपोजिट पार्टी का, विरोधी पक्षकार का वकील जो है वो आपको एग्जामिन करता है, तो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आ गया ये 12 में, भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे, अटॉर्नी जनरल कौन थे। देखिए अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में ये कहा गया है कि वो जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इनका जो है एटलीस्ट एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल जो हमारे यहाँ अभी है के वेणुगोपाल साहब हैं। अब ये पूछ रहा है कि पहले जो है हमारे यहाँ कौन थे, तो MC सेटलवाल थे। तो एक तो होता है कि हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल होते हैं जिनका प्रोविजन जो है 76 में दिया गया है। अच्छा, ये प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। और क्या है कि ये जो है कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो है लोकसभा राज्यसभा के जो कार्यवाही है उसमें भी ये भाग ले सकते हैं, बिना सदस्य होते हुए भी भाग ले सकते हैं, इनको ये पावर दिया गया है। अच्छा, एक तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसके अलावा जो है हमारे यहाँ सोलिसिटर जनरल होते हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और इसके अलावा जो है एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी तुषार मेहता हैं। इस दो लोग और हैं जैसे एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं, एक केम नटराजन, एक एडवोकेट संतोष जैन, संजय जैन है। तो इसके अब क्या कि अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली दे दिया गया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली नहीं दिया गया। तो पहले अटॉर्नी जनरल हमारे कौन थे, हमारे यहाँ MC सेटलवाल थे, और पहले सॉलिसिटर जनरल कौन था, DK धरपत्री थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो TPA नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शंस क्या दिया है, विल दिया है, एक्सचेंज दिया है, गिफ्ट दिया है, सेल दिया है। देखिए इसमें विल नहीं होगा। विल क्या होता है, हम विल को डिस्कस करते हैं। देखिए विल क्या होता है कि अगर खासकर हम हिंदू लॉ के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जैसे मान लीजिए कि मैं अनुराग कुमार गुप्ता हूं, हमने अपनी कमाई हुई संपत्ति से हमने सपोज कि बनारस में कोई मकान खरीदा, जमीन खरीदा, ठीक। तो अपने जीते जी जो है जो हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की, अनसेक्टरल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, खानदानी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो अपने आपने अर्निंग किया, उस प्रॉपर्टी को आप जीते जी जो है किसी भी व्यक्ति के नाम से जो है वो विल बना के लिख सकते हैं। विल क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है। विल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि इससे आप जो है जीते जी लिख दीजिए कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी इनको हो जाएगी, एक अधिक या एक से अधिक आदमी को दे सकते हैं, चाहे वो आपका रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव, किसी को भी नाम से वो बिल बना सकते हैं। तो क्या होता है कि मरने के बाद जो है उस बिल को इन्फोर्स करवा दिया जाता है, जिसको हम लोग प्रोबेट प्रोसीडिंग बोलते हैं, प्रोबेट प्रोसीडिंग। तो क्या होता है कि मरने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी जो है आप जैसे आपको लिखेंगे उस अकॉर्डिंग से ट्रांसफर कर दिया था उस व्यक्ति के नाम पर। अब बिल टीपीए क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि टीपीए, इसमें से टीपीए कौन सा नहीं है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। देखिए टीपीए जो हम लोग बोलते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम है, उसमें ये लिखा गया है कि टीपीए के लिए आवश्यक क्या चीज है। तो उसमें ये लिखा गया है कि दो पक्षकार होना चाहिए और दो पक्षकार जीवित होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसमें जीवित होना चाहिए। तो बिल क्या होता है कि व्यक्ति के मरने के बाद इन्फोर्स होता है, मरने से पहले इन्फोर्स नहीं होता है। तो यहां पे क्या है कि विल के समय जो है दोनों व्यक्ति जिंदा नहीं होते। एक व्यक्ति जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो तो जिंदा होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन जो व्यक्ति जिसके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जो जिसकी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर होती है, जिसके पास प्रॉपर्टी थी जो ट्रांसफर आ रहा है वो उसमें जिंदा नहीं होता, इसलिए जो है विल टीपीए का नहीं होता। सेल में होता है, एक्सचेंज में होगा, गिफ्ट में होगा, लेकिन बिल में नहीं होता है। अब आइए केवियट क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। केवियट क्या है, वार्निंग है। केवियट जैसे हम लोग केवियट इंपेटर पढ़ते हैं, केवियट इंपेटर, सेल्स ऑफ गुड्स का बड़ा फेमस प्रिंसिपल है केवियट इंपेटर, जिसको बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर। जैसे मान लीजिए कि हम कोई घोड़ा खरीदने गए मार्केट में, ठीक, और घोड़ा को हमने देखा परखा खरीद लिए, बाद में पता चला कि घोड़ा जो है खराब निकल गया। हम गए उसको बोले भाई तू तो घोड़ा खराब दे दिया, हमको वापस करो। तो वो ये बचाव लेगा केवियट इंपेटर के, आप हमसे पूछे थे कि घोड़ा खराब है, अब हम पूछे नहीं तो हम क्यों बताएं, हम अपनी बुराई क्यों हम बताएं आपको। तो ये होता है वो जिसको हम लोग बोलते हैं केवियट इंपेटर को बचाव ले सकता है। मतलब इसमें कहा जाता है क्रेता सावधान रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है कुछ चीजों को परखे, जाने, पूछे तब ले। अगर आप जाने परखे नहीं तो आप उसके लिए जिम्मेवार होइएगा। कोई व्यक्ति बेचने वाला अपनी बुराई थोड़ी बताएगा। तो उसको हम बोलते हैं केवियट इंपेटर, लेट द बायर बी अवेयर। अब क्वेश्चन नंबर 15 पाइए, जिसमें बोला गया है कि स्टेटस क्यू जो होता है वो ये स्टे ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए स्टे ऑर्डर क्या होता है, जनरली जब सिविल मामला का हम अध्ययन करते हैं, सिविल लॉज का, जैसे सीपीसी का पढ़ेंगे तो स्टे ऑर्डर की बात होती है। तो स्टे ऑर्डर में क्या होता है कि जो प्रोसीडिंग्स होता है, कोर्ट में जाकर आप एक स्टे ऑर्डर पारित कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो दूसरा पक्षकार कोई कार्य कर रहा है
उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है, उसको आगे जो वो जो कार्य कर रहा है उससे रिफ्रेन हो जाएगा, मतलब वंचित हो जाएगा, परिवृत हो जाएगा, वो कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो इसको बोलते हैं स्टेटस क्वो, यथास्थिति, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसमें लिखा है कि वाद को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश जो है वो क्या होता है। देखिए जनरली सीपीसी का हम सेक्शन 2 का 2 हम लोग देखते हैं, सीपीसी का सेक्शन 2 का 2 हम लोग देखते हैं। तो इसमें डिक्री के बारे में बताया, डिक्री होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए डिक्री का बड़ा लंबा चौड़ा परिभाषा दिया गया, उसमें हम उतना लंबा चौड़ा परिभाषा पर नहीं जाएंगे। हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि एक मेरा जो है साइकिल है, ठीक, और ये साइकिल पे विवाद खड़ा हो गया। मैं बोल रहा हूं अनुराग कुमार गुप्ता कि मेरा साइकिल है, मेरा दोस्त विवेक बोल रहा है कि मेरा साइकिल है। हम गए कोर्ट में, सिविल मामला है, कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट में जाकर हमने प्लेंट फाइल कर दिया, ठीक, क्योंकि हम क्या हो गया, हमने केस फाइल किया तो वादी हो गया, हमने प्लेंट फाइल किया, वाद पत्र फाइल किया। दूसरा दोस्त मेरा विवेक है, वो क्या हो गया, प्रतिवादी हो गया, वो कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो अब दोनों विवाद खड़ा हो गया। तो कोर्ट क्या करेगी कि वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, हम प्लेंट फाइल करेंगे, हम वादी, वो प्रतिवादी है। कोर्ट दोनों की बात सुनने के बाद, जब कोर्ट दोनों की बात सुनने के बाद अधिकार तय करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी है, तो सुनने के बाद जो है वो पहले जजमेंट डिलीवर करता है, उसके बाद जो है वो डिक्री जो है वो डिलीवर करता है, मतलब डिक्री देता है, तो जिसको बोलते हैं डिक्री पारित करता है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है, देखिए कि वाद सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश क्या कहलाता है। देखिए एक्चुअल में आप जब सीपीसी का अध्ययन करेंगे तो ऑर्डर और डिक्री में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। ऑर्डर में क्या होता है, बहुत सारा अंतर है, उन सारी चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप हमेशा डिक्री ही अंतर मारेंगे, तो यहाँ पर आंसर डिक्री होगा। डिक्री में यह समझना है कि जहां पे सिविल मामला में दोनों पक्षकार की बात सुनने के बाद न्यायालय जो अपना आदेश सुनाती है, एज ए सिंपल वे में कहिए तो आदेश सुनाती है, मतलब जो राइट डिटर्मिनेंट करती है, अधिकार को तय करती है कि किसका अधिकार क्या क्या होगा, वो क्या होता है कि वो डिक्री होता है। अच्छा आगे इनुंडो क्या होता है। देखिए इनुंडो का अध्ययन हम एक्चुअल में जब डिफेमेशन में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हैं या क्राइम में पढ़ते हैं, जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इनुंडो वर्ड का यूज होता है। दो चीज़ और हम डिस्कस करेंगे। देखिए डिफेमेशन होता क्या है। देखिए डिफेमेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानहानि। मानहानि क्या होता है, ये जो है रिपुटेशन के अगेंस्ट होता है, मतलब रिपुटेशन मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा के विरुद्ध होता है। जैसे आपने कुछ ऐसा किया, किसी के बारे में बोला, कुछ शब्द के द्वारा बोल दिए, लिख कर जो है किसी व्यक्ति का जो रिपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं, तो वो जो है आप मानहानि का जो है अपराध करित करते हैं। जैसे आप आईपीसी में सेक्शन 499 पढ़ेंगे, धारा 499 और 500 में इसका पनिशमेंट पढ़ेंगे, धारा 500 में पनिशमेंट पढ़ेंगे। तो क्राइम में भी डिफेमेशन को रखा गया, टॉर्ट्स में भी डिफेमेशन को रखा गया है। तो दोनों में यही चीज कही गई है कि जहां पे जो है आप बोले गए शब्दों के द्वारा, लिखे गए शब्द के द्वारा, कोई हाव भाव से कुछ करके किसी व्यक्ति के रिपुटेशन को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो आप डिफेमेशन कर रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं, ठीक। और वो जो है वो उसका पब्लिकेशन जरूर होना चाहिए। पब्लिकेशन मतलब पेपर और न्यूज मीडिया पब्लिकेशन होना जरूरी नहीं। पब्लिकेशन मतलब जिसका आपने डिफेमेशन किया उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति ने उसको सुन लिया, ठीक, और उसको पढ़ लिया, उसको देख लिया, उसको जान लिया, तो क्या होता है, डिफेमेशन होता है। अब दो चीज और हम इस पर डिस्कस करेंगे जो कि खासकर कई बार पूछेंगे, एक लाइबल, एक सिलेंडर। टॉर्ट में बड़ा वर्ड यूज होता है, लाइबल, सिलेंडर और इनुंडो। देखिए लाइबल एल से याद रखिएगा लॉन्ग और एस से याद रखिएगा शॉर्ट। देखिए जिसमें बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिफेमेशन, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया किसी व्यक्ति को कि तुम बहुत बड़ा लफंगा आदमी हो, और ये बोलकर मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया और इसको मैंने जो है पब्लिश कर दिया। मैंने कोई जो है फेसबुक पर मैंने कोई पोस्ट डाल दिया, या मैंने कोई वीडियोस बनाते हुए, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी के बारे में कोई अभद्र बात बोल दी है जिससे किसी की रिपुटेशन बर्बाद हो, और इसको मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं लाइबल। मतलब डिफेमेशन का वो तरीका जो लॉन्ग टर्म हो, लिख कर हो, बोलकर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दिए, वीडियोस बना के भेज दिए, फेसबुक अपलोड कर दिए, ये सब क्या होता है, लाइबल। मतलब जहां पर लॉन्ग टर्म डिफेमेशन हो। एक होता है सिलेंडर, शॉर्ट टाइप, जैसे हमने किसी व्यक्ति के सामने किसी को गाली दे दिया, अभद्र बात बोल दिया, एक दो चार व्यक्ति ने सुन लिया, तो वो क्या हो, शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ने वीडियोस नहीं बनाया है, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खासकर जो डिफेमेशन से पूछा जाते हैं। एक होता है इनुंडो। इनुंडो क्या होता है, देखिए इनुंडो क्या होता है, ये भी एक डिफेमेशन का टाइप है। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी शब्द, कोई ऐसी वर्ड है जो अपने आप में बहुत बड़ा निगेटिव मीनिंग कंटेन करता है, बड़ा नकारात्मक शब्द अपने आप में वो कंटेन करता है, उसका पर्पस क्या है, किसी व्यक्ति को डिफेमेशन करना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका डिफेमेशन होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है एडीआर, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं है।
देखिए एडीआर क्या है कि एक पेपर ही होता है, जैसे बीएचयू में 4th सेमेस्टर में आएंगे तो एडीआर आपको पढ़ाया जाएगा, या डिफरेंट जहां भी जाएंगे तो आपको एडीआर पढ़ाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। एडीआर होता क्या है, देखिए कोर्ट के सामने बड़े सारे मुकदमा पड़े हुए हैं कोर्ट में, बहुत सारे। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में तो करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है केसेस का लेकर। तो एडीआर क्या है, एडीआर का पर्पस क्या था कि जो लिटिगेशन होता है कोर्ट में, क्या होता है लिटिगेशन होता है, आप अपने वकील लेके जाते हैं, हम अपने वकील लेके जाते हैं, दोनों पक्षकार, सीपीसी सीआरपीसी जो भी प्रोसीजर लॉ एविडेंस वगैरह फॉलोज होता है। एडीआर का स्थापना किया गया कि जो न्यायालय के ऊपर वर्डन है उसको कम किया जाए, न्यायालय के ऊपर जितना वर्डन है उसको कम किया जाए, एक सिंपल प्रोसीजर के अंतर्गत जो है ना मामला को सुलझाया जाए। तो एडीआर में इसी को दिया गया। इसमें क्या होता है कि लिटिगेशन नहीं होता है, जो एडवोकेट्स लाके बहस करते हैं वो प्रोसीजर अपनाया नहीं जाता है। कॉन्सिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है, लेकिन लिटिगेशन नहीं होता है, बहसबाजी नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि एडीआर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो लिटिगेशन नहीं होता है, कॉन्सिलिएशन होगा, मीडिएशन होगा, आपका आर्बिट्रेशन होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 बात है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये पूछ रहा है कि पति पत्नी के विरुद्ध जो एक दूसरे का अधिकार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए जब पति पत्नी हो जाते हैं, शादी होने के बाद जब पति पत्नी हो गए, तो जो एक दूसरे के विरुद्ध अधिकार होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगनल राइट, दाम्पत्य अधिकार। इसको हम बोलते हैं कंजुगनल राइट, दाम्पत्य अधिकार। देखिए खासकर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगनल राइट है, जिसको हम बोलते हैं दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगनल राइट, हिंदी में दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, वो किसको किसको अधिकार है केस फाइल करने का। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, खासकर एक बिहार का हम बड़ा फेमस केस का आपको एग्जांपल देते हैं, केस का नाम नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था कि बिहार में जब शिक्षा मित्र की बहाली आई, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो कि शादी से पहले उनकी मायके में जो है टीचर में जॉब लग गई, उसमें 1500 रुपये पेमेंट पर 2005 में। शादी जैसे सपोज कीजिए कि कोई गया जिला में है, मेरा डिस्ट्रिक्ट गया है, ठीक, तो मान लीजिए कि गया जिला में के कोई लड़की मेरे गांव में जो है वो टीचर के रूप में पोस्टेड हो गई, जॉब में मिल गया। अब बाद में शादी हो गया और इनकी शादी जो है सपोज कीजिए कि बिहार के औरंगाबाद जिला में हो गया, ठीक। अब शादी हो गया, पति औरंगाबाद में है और वाइफ अपने मायके गया जिला में किसी गांव में पोस्टेड है। अब शादी होने के बाद भाई बड़ा समस्या हो गया कि भाई पति पत्नी दोनों साथ में रह नहीं रहे हैं, तो भाई कंजुगनल राइट क्या है कि पति पत्नी के जो दूसरे विरुद्ध अधिकार है, शादी होने के बाद जो पति पत्नी के दूसरे के विरुद्ध अधिकार होता है, विरुद्ध अधिकार मतलब साथ में रहना, अकंपनी देना, एक दूसरे को सहयोग करना। तो क्या हुआ कि भाई अब औरंगाबाद में इसके पति है, पत्नी गया में रह के जॉब कर रही है, तो पति फोर्स करता था कि तुम जॉब छोड़ के मेरे पास चले आओ। अब पत्नी कह रही जॉब हम कैसे छोड़ दे, जॉब बड़ा मुश्किल से मिलता है, जॉब मिला छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो कोर्ट क्या करती है कि ऐसे सिचुएशन में जो है, अब यहाँ पे दोनों का अधिकार है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाह रही है, तो पति कोर्ट में जाएगा और वो जो है कोर्ट से डिक्री पारित करवाएगा, जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगनल राइट। अगर मान लीजिए कि किसी का शादी हो गई और पत्नी रह रही है, पति छोड़ के विदेश चला गया, वो आ ही नहीं रहा पति पत्नी पास, तो पत्नी वहां पे जाकर कोर्ट में केस फाइल करेगी और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगनल राइट की डिक्री पारित करवाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगनल राइट की जो है डिक्री वो या जो अधिकार है केस फाइल करेंगे किसको किसको, तो पति का भी है पत्नी का है, दोनों का। इसका मेन पर्पस क्या होता है, पति और पत्नी को दोनों को जो है एक साथ रहने के लिए जो है कोर्ट जो है फोर्स करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये बोल रहा है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। देखिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ भी बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, देखिए जनरली इंटरनेशनल लॉ में दो ढंग के रूल लॉ जो है शामिल होते हैं, एक बोलते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एक जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो इसको हम लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के भी नाम से जाने जाते हैं। अब 21 बातें हैं। 21 में क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भाई ये माइनॉरिटीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से माइनॉरिटीज को जो है वो मान्यता देता है। तो एक मान्यता हो गया, एक तो होता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, दोनों को मान्यता देती है। अब 22 में ये बोल रहा है कि सरकार की निम्नांकित प्रणाली में से शक्तियों का वितरण किसकी अनिवार्य विशेषता है। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा सरकार जो है जिसमें जो है मतलब सेपरेशन ऑफ पावर होना अति आवश्यक है। देखिए दो ढंग के जो कॉन्स्टिट्यूशन जनरली देखे गए हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जैसे इंडिया में है, ठीक, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे आर्टिकल 7 हम शेड्यूल 7 पढ़ते हैं, 7वें अनुसूची पढ़ते हैं, तो उसमें 3 लिस्ट दिए गए हैं,
आपको यूनियन लिस्ट दिया गया है, स्टेट लिस्ट दिया गया है, कंकरेंट लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे जो है जो राज्य में सरकार है, केंद्र की सरकार है, दोनों के बीच में जो है पावर का बंटवारा किया गया है। जैसे इसके साथ आप आर्टिकल 245 पढ़ेंगे, 246 पढ़ेंगे, आप 248 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पावर अलग अलग बांट दिया गया है कि इन विषय पर जो है सरकार का जो है राज्य सरकार का कानून बनाने की शक्ति है, इस पर केंद्र की कानून बनाने की शक्ति है, समवर्ती पर दोनों को बनाने की शक्ति दी गई है। तो जो फेडरल सिस्टम है, जहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका एक मतलब बेसिक फीचर है उसका कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, शक्तियों को जो है पृथकीकरण होना चाहिए। मतलब राज्य सरकार अलग विषय पर कानून बनाएगी, केंद्र जो है अलग कानून बनाएगी। तो इसका आंसर होगा हमारा फेडरल सिस्टम्स। तो आज का ये इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हूं क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है आगे, उसको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज कमेंट्स करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए।